Hello friends, welcome to Let's Crack UPSC CSE. This is me, Dr. Siddharth Arora, and friends, we are continuing with our battle level MCQ series for UPSC CSE prelims. तो ये सीरीज क्यों स्टार्ट किया मैंने सीरीज इसलिए स्टार्ट किए बिकॉज वी आर ऑलरेडी अबाउट टू गो टू द लास्ट पार्ट ऑफ अप्रैल. अब रह गया मई एंड जून एंड देन यू विल बी टेकिंग द टफेस्ट एग्जाम इन योर लाइफ एंड दैट एग्जाम ऑफ सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स तुम क्रैक ही नहीं कर सकते जब तक कि तुम्हें MCQs की प्रैक्टिस ना हो जाए. और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को अप्रोच करना एक अपने आप में एक आर्ट है. नॉट मेनी पीपल डू एनीथिंग अबाउट इट एंड दैट इज़ वाई दे सफ़र लेटर. तो उसको फ़ायदा क्या है? द रीज़न टू हियर इज़ कि मैंने ज़्यादातर एस्पिरेंट्स को देखा है, दे स्टार्ट कलेक्टिंग MCQs, दे कलेक्ट MCQs. सो 1000, 2000, 5000 MCQs ऐसे करके बुक्स आती है. ऐसे करके आपको इंटरनेट पर स्टडी मटेरियल मिल जाता है एंड दीज आर वेरी गुड बुक्स एंड दीज प्रॉब्ली आर वेरी गुड इंटरनेट साइट्स ऑल्सो. बट उसका करते क्या हो तुम? You don't analyze those questions. You just do those questions. ABCD, ABCD, ABCD. Doesn't work. ऐसे करना ही नहीं होता. इसलिए जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटी पढ़ाया, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाया, मैंने उनको सिर्फ फैक्ट्स नहीं दिए, इंटरकनेक्शन दिया, ये एनालाइज करने का मौका दिया कि कैसे, हाउ डू यू हैव टू इंश्योर कि एक MCQ से तुम 4 फैक्ट्स का फ़ायदा उठाओ. कैसे? So 1 is a correct answer, 3 are wrong answer. Now why are those 3 wrong and why is the one which is correct is correct? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो तुमने फैक्ट यूज़ किया है, is it a part of your living memory or not? Are you really consolidating on that or not? And second and very important कि तुम्हें एलिमिनेशन आ जाएगा. तुम्हें पॉइंट ये देखना होगा कि किन चॉइसेस को आप कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो. सो ये एक आर्ट होता है एंड इसलिए मैंने छोटे छोटे ट्रांचेस में, ओके, छोटे छोटे चंक्स में ये बैटल लेवल लाया. 10 क्वेश्चंस के चंक्स होंगे और इन 10 क्वेश्चंस को अब जो नादान परिंदे होंगे जिनको एक्चुअली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आता ही नहीं, उनको लग रहा है ये स्कूल कॉलेज लेवल है, वो तो कोशिश करेंगे कि यार ओहो 10 क्वेश्चन है, 5 सेकेंड लगते हैं, चलो जी 2 मिनट में क्वेश्चन खत्म. नो, डोंट डू दैट पार्ट. मेक श्योर दैट यू लर्न द आर्ट ऑफ एड्रेसिंग एन MCQ. सो वेलकम टू दिस वेरी गुड सीरीज. और ये वाले पार्ट में अब पिछले वीडियो तक तुमने 3rd पार्ट देख लिया था. वी आर डूइंग द 4th, 5th एंड 6th पार्ट. 4th, 5th एंड 6th पार्ट टुगेदर, ताकि मैं कोशिश कर सकूं जितनी जल्दी हो सके तुम्हारे ये सारे के सारे पार्ट्स खत्म हो जाए. द मोर द मेरियर, बिकॉज द मोर द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मोर विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू फिनिश ऑफ ऑल योर रिविजन. तो हम लोग 30 क्वेश्चंस का ट्रांच करेंगे इंस्टेड ऑफ 10 questions. So from question number 40, okay, to 50 will be part 4th. Then इसी में छोटा सा ब्रेक लेकर 50 to 60 and so on and so forth. And that is the situation, that is our program over here. Let us do this part. So 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60 in the series. Let us try and do this part. So I am Dr. Siddharth Arora. अनअकैडमी की दुनिया में मुझे सेड लाइव कोड से जाना जाता है और ये सेड लाइव कोड अनअकैडमी की लार्जेस्ट टीम का नाम है. द टीम सेड लाइव इज़ द लार्जेस्ट टीम ऑन अनअकैडमी और ये तुम्हें फ़ायदा तब देगा जब तुम एक बार पहले जाकर अनअकैडमी पर मेरा प्रोफाइल देखोगे. सो यू विल सी मैनी कोर्सेज अवेलेबल ऑन दैट. फर्स्ट टाइप ऑफ कोर्स जो आपको मेरे नाम के साथ देगा विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी. अब ये कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिटी के अलग अलग नाम मिल सकते हैं तुमको, चैम्पियंस बैच, अल्टीमेट एंड सो ऑन सो फोर्थ. अल्टीमेटली वो है सारे कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज. वो A to Z बिल्कुल बेयर मिनिमम बेसिक पॉलिटी से लेकर एडवांस लेवल ऑफ पॉलिटी, सारी जजमेंट, सब कुछ विल बी कवर्ड इन दीज कोर्सेज. सेकेंड टाइप ऑफ कोर्सेज विल बी कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस. फिर से इनके नाम कुछ अलग अलग हो सकते हैं बट वो गवर्नेंस रिलेटेड होंगे. जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ गवर्नेंस से लेकर ऑल द वे टिल द लास्ट पार्ट, करंट अफेयर्स, द कंटेम्प्रेरी इशूज़, वेलफेयर स्कीम, सब कुछ मैंने कवर किया हुआ है. देन यू हैव कंप्लीट इंटरनेशनल रिलेशंस. ये बहुत ही फेमस कोर्स हो गया है बिकॉज मैंने इतना इन डेप्थ इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा है, ऑल द वे फ्रॉम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिप्लोमेसी टिल इंडिया चाइना रिलेशंस, इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स, the non-aligned movement, उसकी history, Panchsheel, today's conditions of Quad. I have covered everything in that part.
और फिर ये लास्ट में लेकर आया हूँ, दैट इज़ कॉम्प्रिहेंसिव PSIR ऑप्शनल। अब जिन लोगों ने ऑप्शनल चूज़ किया है PSIR, तो मैंने सोचा वाई नॉट इसको एक ही बार स्लैम डंक कर देते। तो अगर तुम GS का पोर्शन देखोगे और इसको काउंट करोगे तो प्रैक्टिकली मोर देन अबाउट 800 मार्क्स ऑफ योर एग्जाम विल बी कवर्ड। और अगर तुमने ऑप्शनल ये चूज़ किया है तो वाई नॉट। और इंटेंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर राइटिंग सेशन विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है द कोड SIDLIVE SIDLIVE, मेरा कोड यूज़ करो और तुमको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे तुम कोई भी कोर्स लो, चाहे 1 ईयर कोर्स लो, 2 ईयर कोर्स लो, 3 ईयर कोर्स लो, इमीडिएट 10% डिस्काउंट। और अगर तुम GS एज वेल एज ऑप्शन चूज करना चाहते हो, मैं तो चाहूँगा कि तुम ऐसा करो, क्योंकि तो फिर तुम्हें एक ही प्लेटफॉर्म में सब कुछ पढ़ने को मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है, इट इज़ इवन मोर मनी सेविंग। तुम एक बार नोटिस करो 29% ऑफ हो जाता है अगर तुम कॉम्बिनेशन कोर्स लेते हो। सो Unacademy हैज़ ऑल्सो ब्रॉट फॉर यू विच इज़ कॉल्ड एज अ लास्ट माइल प्रोग्राम, ओके, एज वेल एज मेरी तरफ से तुम्हें मिलेगा 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। तो घर बैठे बेटा इंतज़ार मत करते रहो, समय तो अपने आप आ ही जाता है। उस समय में क्या करना है, उस वक्त में क्या करना है, दैट इज़ द ओनली थिंग इन योर हैंड। तो यू आर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स माई फ्रेंड्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ। मैं हर एक को बोलता हूँ द ओनली करेंसी विच इज़ अवेलेबल फॉर द UPSC CSE एस्पिरेंट इज टाइम। तो वक्त का सदुपयोग करो। यूज़ द कोड SIDLIVE जो नीचे दिख रहा होगा, SIDLIVE। यूज़ द कोड SIDLIVE SIDLIVE और आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। सो एक और फाइनल डेट है आज, बाय द वे मुझे लगता है लास्ट डे है जिस दिन शायद हम ये मैं बना रहा हूँ और शायद आप भी उसी दिन देख रहे होंगे। 28 अप्रैल इज़ द लास्ट डे जब तुम इसका एक और फ़ायदा उठा सकते हो, दैट इज़ आपको 10,000 रुपीज़ की बुक्स एक्स्ट्रा मिलेगी विच आर मेड बाय द Unacademy एजुकेटर्स, अगर आपने ये सब्सक्रिप्शन 28 अप्रैल से पहले ले ली। याद रखना है तुमने कोड SIDLIVE, और उसी के साथ साथ 28 अप्रैल को लोगे तो तुम्हें 1 साल का कोर्स, 1 साल नहीं एक्सटेंडेड कोर्स मिलेगा ऑल द वे टिल प्रीलिम्स 2022 एंड 2023। तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, डोंट लेट गो ऑफ दिस। चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, चाहे बैच कोर्सेस हो, Unacademy तुम्हारा लास्ट डे तक साथ देगा। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 31। अब तुम में से जिन लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे वो थोड़े से हैरत में बैठ जाएंगे कि सर क्वेश्चन 31 पहला ही क्वेश्चन क्यों, क्योंकि 30 क्वेश्चन हो चुके हैं माय फ्रेंड्स। सो 30 क्वेश्चन हैव बीन डन, उनके वीडियोस देख लो और एक एक क्वेश्चन करते हुए एग्जाम में जाना। तो अभी तक मैंने जो ज़्यादातर डोमिनेट करवाया है अभी तक जो सीरीज़ है, ओके, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है, बट डज नॉट मीन कि केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आएंगे। अब इसमें अलग अलग विचित्र तरह के मिक्सचर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, थोड़े अलग से टफ क्वेश्चन हो, थोड़े सिंपल हो। आइदर वाइज अब तुम थोड़े से वार्म अप हो गए हो। सो लेट अस ट्राई एंड डू दिस। 60 सेकेंड्स मिलेंगे तुमको क्वेश्चन सोचने के लिए, पढ़ने के लिए 60 सेकेंड्स टू आंसर। और आंसर तुमने देना है या तो कमेंट सेक्शन में या फिर अपनी नोटबुक में, जहाँ देने का दिल करा करो, लेकिन 2 ज़रूर। सो लेट अस स्टार्ट दिस विदाउट मच अड्यू एंड ऑल द बेस्ट। क्वेश्चन का पॉइंट याद रखना, एक्यूरेसी के मार्क्स है, एक्यूरेसी के मार्क्स है, जल्दी के मार्क्स नहीं है, एक्यूरेसी के मार्क्स है। तो मैंने कोई भी, शायद ही कोई प्रीलिम्स स्टूडेंट देखा है जो एस्पिरेंट देखा है जिसने प्रीलिम्स में मुझे आकर ये बात बोली कि सर समय की कमी थी। आई डोंट थिंक सो, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, राइट, अंटिल अनलेस तुम डे ड्रीम के दुनिया में निकल गए या सोई गए एग्जामिनेशन हॉल में। टाइम हमेशा भरपूर होता है, एक्यूरेसी पे ध्यान दो। पहला क्वेश्चन कमिंग योर वे, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक एक वर्ड को ध्यान से देखो। चूज द वन दैट ब्रिंग्स आउट द प्रिंसिपल अंडरलाइंग द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। A, an arrangement for minimizing criticism against the government whose responsibilities are complex and hard to carry out to the satisfaction of all. A mechanism for speeding up the activities of the government whose responsibilities are increasing day by day. A mechanism of parliamentary democracy for ensuring collective responsibility. हो सकता है मेरी वजह से, मेरी वीडियो की वजह से ये लाइन थोड़ी सी हिल गई होगी। For ensuring collective responsibility of the government to the people. A device for strengthening the hands of the head of the government whose hold over the people is in a state of decline. So let me not waste any more time. Your time starts now.
तो बैटल लेवल है ना, मैंने थोड़ा सा म्यूजिक बना दिया। ये म्यूजिक बड़ा फेमस है, ये सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के टाइम लड़ाई पे चल रहा था, मैं वहाँ से लाया हूँ तुम्हारे लिए। म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। सोचो सोचो। Still about 20 more seconds. Mark your answers either in the notebook or in the comments. All right. तो मैंने थोड़ा बहुत तो हिंट दे दिया था, तुम्हें मालूम मेरा तो दिल ही ऐसा है। ओके तो मैंने जिसको बोला था, क्योंकि मुझे लग रहा था जो मेन चॉइस है वही मेरे शायद वीडियो से, शायद मेरी पिक्चर की वजह से छुप रही होगी, एक्चुअली यही आंसर था। सो अ मैकेनिज्म ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर इंश्योरिंग कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल। अब माय फ्रेंड्स क्या होता है कि ये क्वेश्चन ना हमेशा ही पूछा जाएगा, हमेशा सेम क्वेश्चन ना, सेम क्वेश्चन नहीं, सेम प्रिंसिपल। देखो जो हमारी एंटायर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के बेसिस पर, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज आर्टिकल 75 में जो दिया हुआ है, दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। अब इसको अलग अलग तरीके से देखा जा सकता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव, रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा लेजिस्लेटिव। वो भाई लेजिस्लेटिव कौन है? लेजिस्लेटिव वो है भाई मैंने जिनको इलेक्ट करके भेजा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो सरकार है, दैट इज इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, जैसे मर्जी सोचा जाए, विल बी रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल डायरेक्टली टू द पीपल ऑफ इंडिया। क्योंकि मैंने ही इलेक्ट करके मेंबर्स ऑफ लोकसभा भेजा, मैंने ही मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भेजा, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू देम। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रियलाइज कि अगर मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी ले आऊँ तो इट इज़ नथिंग एल्स बट एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, और वही है अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑफ द कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और क्योंकि हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे क्योंकि हमको ये आना ही होगा। सो मेक श्योर दैट आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हुए जाओ। तो इसलिए मैंने जब प्लस क्लासेस में पढ़ाया था तो लोगों ने बोला कि यार क्या कर रहे हो, मैंने 20 आवर्स ऑफ पार्लियामेंट पढ़ाया। 20 आवर्स येस, बट इतना इन डेप्थ पढ़ाया कि देयर वाज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट, एंड देन फिर यूजिंग दोज प्रिंसिपल्स यू कैन ऑलवेज 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 स्टार्ट डीलिंग विद डिफिकल्ट टॉपिक्स। सो मेक श्योर दैट ये सब तुम्हें समझ में आता हो, एंड दिस इज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग योर वे, क्वेश्चन नंबर 32, फॉर इलेक्शन टू द लोकसभा a nomination paper can be filed by। ओहो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन होता है, और ये बेसिक होता है तो आना ही चाहिए। ए, anyone residing in India। B, a resident of the constituency from which the election is to be contested। C, any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency। D, any citizen of India। Your time starts now। म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। मुझे लगता है इससे सिंपल क्वेश्चन हो ही नहीं सकता।
एलिमिनेट करते जाओ, एट्रोशियस चॉइसेस को एलिमिनेट करो। Now 10-15 seconds left. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक इसके लिए कुछ बोलने की भी ज़रूरत ही नहीं है। बट इस क्वेश्चन को रिमाइंड कर, सो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर्स इन इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से कुछ और से याद रख जा सकता है। तो इसी बहाने मैं तुमको एक रिमाइंडर दे देता हूँ कि पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस, पूरा का पूरा इलेक्टोरल मशीनरी, इलेक्टोरल द लॉज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, मेक श्योर तुम्हें मुँह ज़बानी याद हो जाए, मेक श्योर। तो इसलिए कुछ टॉपिक्स को तुम इग्नोर करोगे और तुम्हें झटका लग जाएगा एग्जाम के दिन। तो पहले इसको कॉन्स्टिट्यूशन से पढ़ लो, सो पूरा का पूरा पढ़ लो, आर्टिकल 324 टू आर्टिकल 329 सारे प्रोविजन समझ लो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की लिमिटेशंस, पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, डायरेक्शन, सुप्रीटेंडेंट सब पढ़ लो। फिर उसके बाद डोंट फॉरगेट टू डू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, ये पूरा का पूरा प्रोविजन करो, उसके सारे मेजर सेक्शंस खत्म करो। फिर स्टार्ट डूइंग द हिस्ट्री पार्ट कि कहाँ पर कब इलेक्टोरल द इलेक्शन कमीशन 1 मेंबर था, कब 3 मेंबर हुआ, क्या हुआ, क्यों हुआ, एवरीथिंग, ऑल द अमेंडमेंट्स रिलेटेड। साथ में रिफॉर्म्स, चाहे वो एपिक कार्ड्स हो या वोटर कार्ड्स, वो करो, इलेक्टोरल बॉन्ड्स करो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट करो, मेक श्योर दैट यू डू ऑल दीज पार्ट्स एंड देन गो इनटू 2 थिंग्स, 1 philosophy related to elections, to democratic process, etc., independence, autonomy, ये वगैरह, and finally do the issues, the current affairs से related या controversial issue, EVM tampering, etc., ये सारे words ये ज़रूर ख़त्म करो। So if you take enough number of days लो, इसमें कुछ topics ऐसे होते हैं जिसमें you must take enough number of days, कोई जल्दबाजी नहीं, but do this electoral process completely। और नहीं है तो मैं तुम्हें फिर बोल रहा हूँ, प्लीज़ डोंट अननेसेसरी वेस्ट योर टाइम। तुम मेरी प्लस क्लासेस देखोगे ना, तुम करीब ऐसे लगेगा कि तुम रिसर्च पेपर कर रहे हो। सो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, और जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा, आई एम श्योर दे विल बी एबल टू वेरी इजीली सेटिस्फाई एंड एड्रेस दीज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 33 कमिंग योर वे। सो क्वेश्चन नंबर 33 इज हियर एंड लेट अस ट्राई एंड विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विद रेफरेंस टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया consider the following statements. 1. A private member's bill is a bill presented by a member of parliament who is not elected but only nominated by the President of India. 2. Recently a private member's bill has been passed in the Parliament of India for the first time in its history. Which of the statements given above is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. बहुत ध्यान से केयरफुली अंडरस्टैंड। और ये जो रिसेंटली है ना, ऑब्वियसली इसलिए पूछा गया क्योंकि वो उस टाइम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, बट इसको मान के चलो ये रिसेंटली आज का भी है। क्या बात करो सर, अरे ये रिसेंटली हो गया। चलो जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ध्यान से एक चॉइस को लो, पहले ऊपर वाली लाइन को उस चॉइस के साथ कनेक्ट करो, फिर ऊपर वाला फर्स्ट प्रेमिस लो और उसको सेकंड चॉइस से कनेक्ट करो। More seconds. केयरफुली, बहुत ही आराम से कर सकते हो अगर तुम्हें बेसिक परिभाषाएं, बेसिक डेफिनेशन आती हो।
10 more seconds. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। एक्चुअली ये दोनों ही गलत है। देखो मैंने ये रिसेंटली वाला वर्ड इसलिए यूज किया था बिकॉज ये जब क्वेश्चन पूछा गया था इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम there was a bill which was called as a transgenders equality bill. So that transgenders bill obviously was never passed in the Parliament of India. Okay, it was just introduced by a private member bill. Certainly it was a private member bill, but it was never passed by the Parliament of India. So that is why मैंने उसको बोला कि इसको ये recently use कर सकते हो. The second point over here is a private member bill is a bill presented by a member of Parliament. Okay, so this should be a full stop here. Why? Because a member of parliament who is not a minister, does not have a ministerial portfolio, is called as a private member. It has got nothing to do with election and nomination. So private member bill, private member कौन होता है? A member of a parliament who does not have a ministerial post. तो ये जो इतनी लंबी definition दी गई थी वो ऐसे ही it falls flat on its face because a private member bill has to be presented by a private member, and a private member is not nothing to do with election or nomination. It has to do only with the point that he is a private member, since he is a member of parliament but does not have a ministerial post. So practically speaking, this is wrong and this certainly is wrong. So our choices go to neither one nor two. Let's go to the next question now. The main advantage of a parliamentary form of government is that the main advantage of a parliamentary form of government is that, all right, A, the executive and the legislature work independently. B, it provides continuity of policy and is more efficient. C, the executive remains responsible to the legislature. D, the head of the government cannot be changed without election. जो लोग स्टूडेंट्स मुझसे पढ़े होंगे, जो मेरे प्लस के स्टूडेंट्स हैं, मुझे ऐसा लगता है वो चिल्लाने लग गए होंगे इस आंसर को, बट तुम लोग चिल्लाओ मत. ओके, आंसर दो कमेंट्स में या फिर अपनी नोटबुक में इसको आंसर लिखो. केयरफुली. एक एक लाइन को पढ़ो, इसमें से पहले एलिमिनेट करना स्टार्ट करो. एक पॉइंट पूछा है, एडवांटेजेस नहीं पूछा है. कॉन्सेंट्रेट, मेन एडवांटेज पूछा है. ओहो, हो गया ना. अच्छा, तुम लोग को लग रहा था ना गड़बड़. सोचो, एडवांटेजेस नहीं है, ये स्कूल का ऐसे नहीं है. पढ़ने वाला होना चाहिए बेटा, पढ़ाने वाला होना चाहिए. ये सब्जेक्ट की एक स्ट्रैटेजी है, राइट, नो दैट. अब तुम्हें पता होता है कि पॉलिटी पढ़ते कैसे माय फ्रेंड. और 10 more seconds को. बहुत ही बढ़िया. और मैं तो शायद ना ही बोलूँ तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि जितने मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं, जो कि विच आर थाउजेंड्स ऑफ देम, अगर वो एक साथ चिल्ला के बोल देंगे ना तो चाइना तक आवाज़ चली जाएगी. दैट द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की मेन एडवांटेज इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, जो मैं अभी तुम्हें एक्चुअली बता ही रहा था. एंड दैट इज़ वॉट आई वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग होम अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, that हमारा पूरा का पूरा सिस्टम इज बेस्ड अपॉन एग्जीक्यूटिव बीइंग आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, एंड दैट इज व्हाई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव सॉल्व रिजॉल्व. तो तुम्हें अब समझ में आया, ये सब फॉर्मूला बेस्ड हो जाता है. ओके, देयर हैज टू बी सीक्वेंस. और तब तुम्हें मालूम पड़ेगा पॉलिटी पढ़ते कैसे, रटते वटते नहीं है. ओके, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर वर्क इंडिपेंडेंटली, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. ओके, इट प्रोवाइड्स कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी. इनफैक्ट ये उल्टा है. Okay, it provides not continuity of policy, but it is actually plagued by discontinuity of policy, because parliament गया बाय बाय, वो पुरानी पॉलिसी पुरानी सरकार गई. और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी चेंज विदाउट इलेक्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट.
कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक्चुअली वही हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहेगा, वही प्राइम मिनिस्टर रहेगा, विल बी द लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और द सिंगल लार्जेस्ट प्री पोल अलायंस। बहुत बढ़िया। तो ऐसा नहीं है भाई, ओके, यू कैन ऑलवेज बी थ्रोन अवे and replaced by somebody who represents the single largest party or the single largest pre-poll alliance. So we need not always go towards an election. So the executive remains responsible to the legislature, the very foundation of the parliamentary form of government, and this is the main advantage. Another point that is important is कि हो सकता है ऐसे और choices भी होती, थोड़ा बहुत, अब ये तो atrocious थी, लेकिन अगर कुछ और भी choices होती, they could have been also the advantages of parliamentary form of government. We get wider representation and debate and discussion and so on and so forth. लेकिन यहाँ पे पूछा गया था मेन एडवांटेज, तो जरा फोकस किया करो एक एक शब्द पे। ये ना यूपीएससी है, दिस इज दी यूपीएससी, दे विल आस्क यू वेरी 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 डिलीजेंटली। और बहुत लोग जब एग्ज़ाम हो जाती है तो मैंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भी देखा है, स्टूडेंट्स को भी देखा है, उनको बड़ा शक रहता है कि यार क्वेश्चन गलत था। मैं तुम्हें बताता हूँ, इन माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विच इज़ pretty considerable, बट मुझे नहीं लगता आज तक यूपीएससी ने एक भी क्वेश्चन गलत पूछा। येस, यू कैन बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट, बट रेट्रोस्पेक्टिवली इन द हाइंडसाइट वो बिल्कुल ठीक लगता है। सो नेवर गो इनटू दिस पार्ट, सो गो विद द assumption दैट क्वेश्चन ठीक है, हो सकता है तुम्हारी मेरी नज़रों में कुछ गड़बड़ हो जाए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कमिंग योर वे। The Parliament of India exercises control over the functions of the Council of Ministers through. The Parliament of India exercises control over the functions of the councils of ministers through 1. Adjournment motion, 2. Question hour, 3. Supplementary questions. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. मुझे लगता है तुम्हें सोचने के लिए थोड़ी ऊर्जा की ज़रूरत है। Let us start this. म्यूजिक खत्म, टाइम खत्म। ध्यान से देखो, अगर तुम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ये फिर से वही पुरानी कहानी। फिर से, हाउ डू यू कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव? About 20 more seconds. Please carefully understand. अब ऊपर वाला लाइन तुम्हें समझ में आ गई। अब ये वाला को देखो, एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है, क्वेश्चन आवर क्या है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस क्या है, and then you realize it's just so equally important for exercising the control over the functions of the councils of ministers by the parliament. ऑलराइट, आई थिंक ये बहुत ही सिंपल था। अगर तुमको बेसिक चीज़ें मालूम थी तो एडजर्नमेंट मोशन का एक्चुअल डेफिनेशन ही ये है दैट व्हेन द हाउस प्रोसीडिंग्स आर सस्पेंडेड फॉर अ टेम्परेरी पीरियड ऑफ टाइम टू डिस्कस समथिंग ऑफ अर्जेंट इंपॉर्टेंस। ओहो, तो बिजनेस ऑफ द हाउस को अचानक रोक दिया और बोला कि नहीं नहीं, हमें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी है। यार ये कैसे हो गया? बिल्कुल हो गया, बिकॉज द पार्लियामेंट चाहता है कि एग्जीक्यूटिव कुछ ना कुछ जवाब दे। सिमिलरली इस Question hour is nothing else but formal manifestation of the process of executive being responsible to the legislature. So start question, unstart question, short notice questions are actually doing the same thing. And supplementary questions in the same light, okay, these are those doubt clearing or the पूरक प्रश्न जिन्हें बोला जाता है। Either ways, the Parliament of India, the legislature is exercising control over the functions of the councils of ministers. तो ये तीनों ही तरीके होते हैं कि सरकार जवाब दो। तो तुमने बहुत बार ये हमारे लोकसभा राज्यसभा में देखा होगा, तो कैसे जवाब देंगे? Either by adjournment motion और क्वेश्चन और सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। तो जो कुछ मैंने इतना डिटेल में पढ़ाया, अगर तुम ये सब ठीक से कर लिया होता तो तुम रियलाइज़ करो, अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन करवाई है। अगर तुमने एग्जाम सेंट्रिक प्रिपरेशन ठीक से की है तो यू विल एब्सोल्युटली क्रैक दिस एग्जाम। और अगर तुम वही टाइम पास स्कूल कॉलेज लेवल टाइप करोगे तो बाय बाय, नेवर माइंड, लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। आई होप तुम्हें समझ में आता है कि पॉलिटी पढ़ते कैसे, माय फ्रेंड्स। ओके,
पॉलिटी की किताब खरीद लेना, स्टडी मटेरियल खरीद लेना एक बात होती है, और पॉलिटी क्रैक करने के लिए एक मस्त स्ट्रैटेजी और एक मस्त अप्रोच होना एक अलग बात होती है. लेट अस सी दिस. इन इंडिया, जुडिशियल रिव्यू implies A. The power of the judiciary to pronounce upon the constitutionality of laws and executive orders. B. The power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by the legislatures. C. The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president. The power of the judiciary to review its own judgments given earlier in similar or different cases. अब बहुत सारे लोग इनमें से ऐसे होंगे, जो तुम में से भी हो सकता है, जो मुझे बड़ा दुख होता है कि क्या सोच के तुम लोग यूपीएससी एग्ज़ाम देने चले जाते हो, बिकॉज बहुत सारे लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आता है. एंड आई विल बी वेरी वेरी सैड अगर तुम लोग इसको ठीक से नहीं करोगे. मैं अभी भी बोलता हूँ, ये नीचे जो लिखा हुआ सेड लाइव है ना, ये तुम्हें मदद कर सकता है. सो और जो लोगों ने मुझसे ये बात पढ़ा हुआ है, तुम ये गलत नहीं कर सकते. सो डोंट जस्ट कीप सिटिंग आइडल, डोंट वेट फॉर the day of the exam to appear, or in fact start studying realistically now. Your time starts now. Carefully, पूरी लाइन पढ़ो, read the entire line, then only you'll understand this, and then find out the best one. और फिर ये भी मत भूलो कि ये इंडिया पूछा है. बताओ कितने चीज़ों पे ध्यान देना. लग रहा है कि नहीं बैटल जोन में बैठे. 10 more seconds. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. एक्चुअली इट इज बोथ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, देखो 2-3 चीज़ों को कभी भी इग्नोर मत करना. जब भी किसी की बहुत ज़्यादा तारीफ हो जाए, हाँ यस, जब भी बहुत तारीफ हो जाए किसी भी इंस्टीट्यूशन की और उसको चैलेंज करने की बात हो जाए, तो वो ठीक नहीं होता. बिकॉज हम ऐसे नहीं बोल सकते कि हम फिलोसफिकली इतनी ऊंची बात करें और बोले कि यार ये तो बेकार है. जैसे मैं हमेशा सब लोगों को बोलता हूँ कि विजडम ऑफ द पार्लियामेंट को हमें ऐसे सलाम करना पड़ता है कि वट एवर द पार्लियामेंट डज इट इन ओन विजडम, लाइक पासिंग लॉज और वट एवर डिसाइडिंग फॉर इंडिया, उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है. एक ये. नंबर 2, द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और द पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हमें सलाम करना है. एंड नंबर 3, द जुडिशियल सुप्रीमेसी ऑफ बीइंग द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. अब यहाँ पर लाइन क्या थी? अगर मैं यहाँ पर बोलूँ द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉज एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स. तो एनी ऑर्डर, एनी एक्शन, एनी लेजिस्लेशन, अगर हम आर्टिकल 13 से डिराइव करेंगे, सो ऑल ऑफ देम विल कम अंडर जुडिशियल रिव्यू. अब यहाँ पे था द पावर ऑफ द जुडिशरी टू क्वेश्चन द विजडम ऑफ द लॉज. ओहो, मैंने तुम्हें बोला ना, पहले तो तारीफ इतनी अलाउड नहीं. अगर तुमने विजडम ऑफ द लॉज बोल दिया तो तुम ये नहीं बोल सकते कि अब तुम क्वेश्चन कर रहे हो कि हम, तो दिस विल नॉट बी डन. फिर ये तो बिल्कुल ही क्रेजी हो जाएगा. द पावर ऑफ द जुडिशरी टू रिव्यू ऑल द लेजिस्लेटिव एनैक्टमेंट बिफोर दे आर असेंटेड टू द बाय द प्रेसिडेंट. देखो अब ये बड़ी अजीब सी बात है. तुम्हें थोड़ा सा, अगर तुम इसको थोड़ा सा, अब ये तो बहुत पहले से पूछा हुआ है ना, अभी रिसेंटली फार्म लॉज हुए थे, पता नहीं तुम्हें आइडिया हुआ है नहीं. मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. इफ़ यू हैव दैट हैवी वेट अंडरस्टैंडिंग तो तुम्हें समझ में आएगा. तो अब सुप्रीम कोर्ट के सामने गए फार्म लॉज. ओके, एंड फार्म लॉज के बारे में, वो खेती से रिलेटेड जितने भी लॉज थे जिसके ऊपर ये फार्मर्स का इतना बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, माय लॉर्ड्स, इज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल और इज इट अनकॉन्स्टिट्यूशनल? फुल स्टॉप. देयर वाज द लिमिटेड क्वेश्चन बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट to answer either in positive or negative regarding
as far as the constitutionality of this laws is gone. This is called judicial review. The court is well within its powers to decide that. Absolutely. Now, what did the Honorable Supreme Court decide to do? The Supreme Court did not express its opinion on whether they were constitutional or unconstitutional. They did not. Instead, what did they do? They actually stayed those. They actually stayed those laws until such time as a panel will be formed and it will express its opinion and then will be discussed and so on and so forth. Now, if you recall on that part, the moment Supreme Court finally passed this order, it faced quite a bit of criticism. Now, why would it face such a criticism? It would face such a criticism because it will actually start falling under category C. C choice ko padho. The power of the judiciary to review all the legislative enactments before they are assented to by the president. So, it is a very funny thing that can happen. Because if the Supreme Court starts interfering somewhere in the parliamentary process, as in the legislative process, and stopping its enforcement or being assented to by the president, something like that, whatever, anywhere in the middle, then the Supreme Court will come dangerously close to what is called as violation of what is called as separation of powers. Now, having said so, Supreme Court hai. So when they say that Supreme Court says quite a bit, it has got too much of powers, it is amongst the mightiest powers. But I hope you understand that is not what judicial review implies. So yes, in public spirit, in the interest of the country, the Supreme Court has decided what they wanted to decide and we to ask. Lekin the simple point here is, if we look at judicial review, it has a very limited role, and that limited role is to pronounce upon whether a particular law or an executive order for that matter is constitutional or not. That is what judicial review is, and that is what it should be in the interest of maintaining what is called separation of powers. तो तुम्हें realize हुआ होगा छोटा सा क्वेश्चन पे बैठ के यहाँ पे आधा पौना घंटा बहस की जा सकती है. So much more to learn, so much more to understand. Let us go to the next question now. Question number 37. Consider the following statements. 1. The minimum age prescribed for any person to be a member of Panchayat is 25 years. 2. A Panchayat reconstituted after premature dissolution continues only for the remainder period. Which of the statements given above is or are correct? I think it's a simple question. हो नहीं सकता. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. The music starts now. Music नहीं है ये कोई enjoyment नहीं है. Time starts now. केयरफुली पहले ऊपर वाली लाइन देखो क्या वो एकदम सेम है, क्या तुम्हें कोई नंबर्स और डेटा याद आ रहा है या नहीं आ रहा है. Twenty more seconds. I think सब लोगों ने एक पॉइंट तो पकड़ ही लिया होगा. And that was 21. So first वाला part was not 25, it was 21. अभी इसको ना ऐसे एक तरीके से और भी पूछा जाता है, बड़ा एक खतरनाक तरीके से कि बोलते कि what is the minimum age for a person to become a legislator in India. तो आंसर आएगा, अब चॉइसेस फॉर एग्जांपल आएगा 18. तो तुम बोलोगे कैसी बात करो सर, 18 तो वोटिंग है. अच्छा चलो. और 21. हाँ सर, अभी तो आपने बताया कि पंचायत जो है वो 25 ईयर्स नहीं होता, 21 होता है. सो मिनिमम एज हो गया 21. बेटा बस यहीं पर गड़बड़ हो जाता है. आंसर 21 नहीं है, आंसर 25 है. बट क्यों? क्योंकि जो पंचायत है दे आर कंसिडर टू बी एग्जीक्यूटिव बॉडीज, दे आर नॉट लेजिस्लेटिव बॉडीज. ओहो, तो छोटे से ट्रैप में ऐसा तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम आंसर देकर आ जाओ, तुम घर आ जाओगे
तुम सो जाओगे, तुम घर वालों को बता दोगे जी मैंने तो एग्ज़ाम ना ऐसा क्रैक किया ना कि मुझे लगता है कहीं 100 से ज़्यादा मार्क्स ना आ जाए, और फिर तुम्हें बाद में रियलाइज़ होता है ओहो ये तो बड़ी मेजर गलती होगी। सो मेक श्योर दैट यू रीड एवरी वर्ड। मैंने तभी तुम्हें बोला था मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग 40-50 क्वेश्चन की हो जाएगी, शायद ज़्यादा भी हो जाएगी। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू अटेंड दिस and make full use of it. Question number 38 coming your way now. Which of the following is or are correct? A bill pending in the Lok Sabha lapses on its prorogation. A bill pending in the Rajya Sabha which has not been passed by the Lok Sabha shall not lapse on the dissolution of the Lok Sabha. Select the correct answer using the code given below. 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2. Very simple question, and your time starts now. Come on. बहुत ही सिंपल है। इनफैक्ट मैंने अपनी क्लासेस में लैप्सिंग का पूरा प्रोसेस बताया हुआ है। ओके, प्रोरोगेशन क्या होता है, यू शुड नो ऑल दीज थिंग्स। 20 सेकेंड्स मोर, ये बोनस क्वेश्चन होते हैं, जस्ट कांट लेट दीज क्वेश्चन को। So very simple question and very simple answer. Okay, it will not lapse on its prorogation. In fact एक बड़ा important point है यहाँ पर, थोड़ा सा इंग्लैंड से रिलेशन डिफरेंस है। इंग्लैंड, यस, इंग्लैंड की भी तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कॉपी की हमने। सो वहाँ पर जब प्रोरोगेशन, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे वर्ड था प्रोरोगेशन, इट वाज नॉट डिसोल्यूशन। ओहो मिस हो गया ना तुमसे, कोई बात नहीं। प्रोरोगेशन वो होता है जब तुम छुट्टी पे जाते हो, रिसेस पे। सो एट दैट टाइम अब ऐसा हो गया तो हमारे तो सारे बिल से खत्म हो जाएंगे। डजन हैपन। सो मैंने एक मेथड बताया तुमको, क्या मेथड है मालूम है? तो एग्ज़ाम में पास करने के लिए प्रीलिम्स के एमसीक्यूज में ABCD फॉर्मूला यूज़ किया करो। ABCD क्या होता है सर? ABCD होता है, पहले ना सारे एट्रोशियस या एब्सर्ड चॉइसेस को हटा दिया करो। जैसे ये तुम्हें ऐसा लगे कैसी बातें करो, जब तुम्हारे मुंह से निकलता है ना कैसी बातें करो, है ना, रिसेस में जाएगा लोकसभा, सारे बिल पेंडिंग हो निकल जाएंगे। ऐसा हो सकता है क्या? इस बेसिस पे तो हर 6 महीने में हमारा जो भी प्रोसेस है वो सारा का सारा खत्म ही हो जाएगा। सर्टनली डज नॉट हैपन। तुम्हें मालूम है एक बिल कौन से सत्र में इंट्रोड्यूस किया जाता है, कब जाकर उठाकर वापस डिस्कशन में डाला जाता है, फिर स्टैंडिंग कमिटीज होती है, नेम इट। सो मेक श्योर दैट ये एब्सर्ड है, पहले एब्सर्ड चीज़ों को हटा दो, फिर बी पर आओ। बी में उन चीज़ों को देखो जो कॉन्सेंट्रेट करो बी पर, बेसिक। ओके, जो बेसिक होते हैं, एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, ये बेसिक तो ऐसे 200 पॉइंट्स है जो पूरे पॉलिटी में बेसिक पॉइंट्स होंगे। फिर लुक एट सी मतलब तुम कन्विंस्ड होने चाहिए। जैसे तुम्हारे यहाँ पर आएगा डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। हाँ यार ये तो है यार, इतना तो होगा। रिपब्लिक मीन्स दैट पीपल और द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल मस्ट बी द हेड ऑफ द स्टेट। ये तुम्हें बेस यू आर कन्विंस्ड ऑन दिस पार्ट। हाँ, इंडिया इज अ कंट्री विच इज अ सॉवरेन कंट्री, सो एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली कन्विंस्ड। एंड एक और पहले, फिर ये हो गया, एट्रोशियस हो गया, फिर बेसिक हो गया, फिर कन्फर्म्ड हो गया। और कुछ ही टॉपिक्स आते हैं जिसमें डी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये डी क्या होता है? डी वो होता है जिसमें तुम्हें डिबेट करना होता है और डिस्कशन करना होता है अपने आप से, बाहर को के चिल्लाने मत लग जाना। ओके, सो देन यू हैव टू डिबेट इट। सो डिबेट, हाँ यार ये पॉइंट ठीक है, गलत है, टॉक टू योरसेल्फ अगेन एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट इज ई,
ई इज एलिमिनेशन। तो एलिमिनेट करो, ओके, कुछ चॉइसेस को एलिमिनेट करो, कम क्लोजेस्ट टू दिस पार्ट। ए बी सी डी ई फॉर्मूला यूज़ करोगे, 90% ऑफ तुम्हारे एमसीक्यूज बड़े इजीली टैकल होंगे। ऑब्वियसली ऑल ऑफ देम विल बी डिपेंडेंट ऑन वेदर यू हैव द अंडरलाइंग फाउंडेशन ऑफ द नॉलेज और नॉट। और अगर तुम घर बैठे अपने आप सपने में से डे ड्रीम कर रहे हो तो बेटा ये वक्त ज़ाया मत करो, ये फिर दोबारा नहीं आएगा। मैं फिर तुम्हें बोल रहा हूँ, प्लीज़ जॉइन अस and use the code ZLive and we'll be able to help you out. Consider the following statements. The chief secretary in a state is appointed by the governor of that state. The chief secretary in state has a fixed tenure. Which of the statements given above is or are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. समय स्टार्ट होता है अब। चीफ सेक्रेटरी की बात हो रही है माय फ्रेंड। तो हमने गवर्नेंस में इसको बहुत डिटेल में किया हुआ है। इनफैक्ट तो मैं क्या बताऊँ, उस टाइम पर ऐसा माहौल हो गया था, आई एक्सप्लेन देम सो मच टू माय प्लस स्टूडेंट्स दैट दे वर रियली कीन टू बिकम द नेक्स्ट चीफ सेक्रेटरी इंस्टेड ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटरी। ऐसा क्यों? वो तो तुम्हें क्लास चेक किया बाद ही पता चलेगा। बहुत ही सिंपल है, एक पॉइंट हमेशा के लिए याद रख लेना, चीफ सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर का चीफ सेक्रेटरी होता है। मतलब जैसे जैसे चीफ मिनिस्टर को जो अच्छा लगता है, चीफ मिनिस्टर इज़ कंफर्टेबल, ऑल्दो ऑन पेपर इट इज़ सीनियरिटी एंड कैपेबिलिटी एट्सेट्रा, बट प्राइमरली बिकॉज द चीफ मिनिस्टर मस्ट बी कंफर्टेबल विद द चीफ सेक्रेटरी। आमतौर पे द चीफ सेक्रेटरी का तब तक ही टेन्योर होता है जब तक कि गवर्नमेंट का रहता है, तो ऑटोमेटिकली उनका फिक्स टेन्योर हो नहीं सकता। एंड ये तो ऑब्वियसली अगर गवर्नर ऑफ द स्टेट को क्या मतलब है, द रोल इज दैट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो द चीफ सेक्रेटरी के बड़ी स्ट्रॉन्ग पावर्स होती है, मैंने बहुत बार बोला हुआ, चीफ सेक्रेटरी इज होम सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी, ऑल इन टू वन। सो इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजिशन। और जब मैंने गवर्नेंस में इसको पढ़ाया था तो इनफैक्ट ऑल द स्टूडेंट्स गॉट रियली इम्प्रेस कि रियली वाइड स्वीपिंग पावर्स मिली हुई है चीफ सेक्रेटरी को, ओके, विद रिगार्ड्स टू सेवरल ऑफ द थिंग्स जो कि एक्चुअली सेंट्रल स्टेट पर इवन कैबिनेट सेक्रेटरी को नहीं मिली होती। दैट इंक्लूड्स द रेजिडुअरी पावर्स ऑल्सो। सो वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और इसलिए तुम प्लीज़ वो मेरा जो पार्ट है, जो मैंने सिविल सर्विसेज एंड डेमोक्रेसी का पोर्शन पढ़ाया हुआ है, उसको पढ़ लो। ये खुद से करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, सो वॉच दोस वीडियोज़। और जिन लोगों ने मुझसे अटेंड किया हुआ है इन क्लासेस को, आई एम श्योर दैट यू विल नॉट गो रॉन्ग ऑन दिस पार्ट। ब्रिंग्स अस टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 40 कमिंग। और इसके बाद तुरंत बाद बैक टू बैक एक और वीडियो आएगा, दैट विल बी क्वेश्चन 41 to 50, then 51 to 60. So all of them will be one after another. Make sure that you don't miss any of them. The Parliament of India acquires the power to legislate on any item in the state list in the national interest if a resolution to that effect is passed by the A. Lok Sabha by a simple majority of its total membership. B. Lok Sabha by a majority of not less than 2/3 of its total membership. C. Rajya Sabha by a simple majority of its total membership. D. Rajya Sabha by a majority of not less than 2/3 of its members present and voting. मेरे स्टूडेंट्स जो होंगे, जो प्लस में पढ़े हुए होंगे, वो आर्टिकल के साथ आंसर दे इसका। ABCDE फॉर्मूला यूज़ करो, एट्रोशियस हटाओ, बेसिक को ध्यान रखो, जो भी कन्फर्म्ड है, कन्विंस्ड हो, उसको देखो। जहाँ डिबेटिंग की ज़रूरत है वहाँ करो, वैसे मुझे नहीं लगता यहाँ पे, और एलिमिनेट करो।
लास्ट क्वेश्चन है, फोकस फोकस, आई वांट 10 आउट ऑफ 10. 20 seconds. Go for 10 out of 10. आई एम श्योर जो लोग स्टूडेंट्स में से पढ़े हुए हैं उनको मालूम है हम आर्टिकल 249 की बात कर रहे हैं. राज्यसभा में मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन वोटिंग एक रेजोल्यूशन पास करेगा अगर उसको लगेगा कि नेशनल इंटरेस्ट में, और पार्लियामेंट मस्ट पास अ लॉ ऑन अ मैटर ऑफ स्टेटलेस. ये जो रेजोल्यूशन है ये 1 साल के बाद रिन्यू करना पड़ेगा, नहीं होगा तो ये लैप्स हो जाएगा एंड द पार्लियामेंट विल नॉट नो लॉन्गर हैव द पावर टू पास अ लॉ ऑन द स्टेटलेस. सो ये भी देखा जाए तो एक बड़ा खतरनाक इशू है, बिकॉज वन इज इट इज़ एन इशू ऑफ फेडरलिज्म. सेकेंड, राज्यसभा की स्पेशल पावर है ये. सो आर्टिकल 249, 250, 252 एंड 253 वो पूरे रूल्स है जो आर्टिकल 245, 246 और 248 के रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं. अब मैंने ये क्या बोल दिया है, ये पढ़ने के लिए तुमको वो वीडियो देखना पड़ेगा, बट एक बार वो देख लोगे उसके बाद तुम ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे. एक तरीका होता है बेटा पॉलिटी पढ़ने का, देयर इज़ अ मस्तस वे. So make sure that you do this and crack this exam. Those of you who have done 10 out of 10, this is huge. बाकी लोग जिनको तुम्हें देखना है कि what is 24 कैरेट preparation, polity governance and international relation, make sure that you don't waste a single more moment. Join my courses, use the code SEDLIVE and get immediate 10% discount. तो पैसे भी बचाओ और करियर भी बनाओ. Very important that back to back videos से ये अभी एक पार्ट हुआ है, the next 41 to 50 and 51 to 60 back to back. Just stay tuned. One more video soon after this video. Make sure that you don't miss that part. Thank you very much. God bless and Jai Hind. In the words of Unacademy, let's crack it.